चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या कर लिया था, हमने नॉर्मली आरएफए का पार्ट देख लिया था, जिसके अंदर देखा था अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में दो केस था, या तो हो सकता है मालिक का घर हो, एम्प्लॉयर का हो, ओन हाउस हो या फिर रेंटेड हो। ओन हाउस में आप पॉपुलेशन देखोगे, पॉपुलेशन कितना होगा, 15 लाख तक है तो 5%, 15 से 40 में 7.5% और 40 से ऊपर 10% सैलरी का। अगर रेंटेड है तो 10% और एक्चुअल रेंट पेड विच एवर इज लोअर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे। सैलरी का मतलब भी मैंने समझा दिया कि भैया सैलरी का मतलब बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन और ऑल्सो मॉनेटरी पेमेंट बीइंग आपका जो भी जितने भी मॉनेटरी पेमेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, एक्सेप्ट रिटायरमेंट बेनिफिट यहाँ पे नहीं आने वाला। ठीक है ना, रिटायरमेंट मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या ऐड होगा। देखो एक तो बेसिक सैलरी तो है ही है, ठीक है, और बेसिक सैलरी के बाद डीए, और डीए भी कौन से वाला लेना है आपको, रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके बाद बोनस लेना है, कमीशन, और कमीशन कौन सा लेना है, कोई सा भी, एनी कमीशन, ऑल्सो इंक्लूड फिक्स कमीशन, कोई भी कमीशन। टैक्सेबल अलाउंसेस सारा का सारा, मॉनेटरी पेमेंट नॉट बीइंग अ परक्विजिट्स, परक्विजिट्स ना हो, मॉनेटरी पेमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि लीव एनकैशमेंट नाम का एक पेमेंट होता है, वो इसका हिस्सा माना जाता है। जब हम लीव एनकैशमेंट करेंगे तब उसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। ये क्लियर है। आइए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे कि कई बार ना ऐसा होता है, ध्यान देना, पहले अकोमोडेशन जो प्रोवाइड होता है ना वो होटल में होता है। होटल का मतलब जैसे मान लो होटल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, होता क्या है जनरली, आप एज अ वर्किंग हो और मान लिया जाए एक कंपनी है और ये दिल्ली में है, दिल्ली में है, ठीक है ना, दिल्ली में आपका रहते भी मतलब घर वगैरह सब कुछ दिल्ली में है, आप एज अ वर्किंग हो। नाउ जो आपका ऑनर है, आपका जो ऑनर है एम्प्लॉयर, और आप एम्प्लॉय हो जो कि कहाँ काम कर रहे हो, दिल्ली में। अब एम्प्लॉयर ने अपना एक्सपेंशन किया और एक सपोज करो मुंबई के अंदर इन्होंने एक और फैक्ट्री डाला, और ये कहते हैं, और आज से पहले कभी आप मुंबई गए भी नहीं हो और ना ही कोई आपका रिश्तेदार है। अब इसने कहा एकदम से कि भाई तू एक काम कर, मुंबई चला जा और तुम्हें मुंबई का सारा बिजनेस संभालना है, और तुम्हारी सैलरी अभी जो थी मान लेते हैं 1 लाख थी, मैं तुम्हारी वहां 1.5 लाख कर दूंगा सैलरी। तो अगर आपकी सैलरी इतनी बढ़ेगी तो आप चले जाओगे मुंबई। अब मुंबई में जाने टाइम पे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वहां पे रहने की। सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो किस चीज की आएगी, रहने की समस्या आएगी कि भाई रहेंगे कहाँ, जाएंगे तो। अब इसके 2 सॉल्यूशन है, या तो एम्प्लॉयर वहां पे घर दे दे आपको, एम्प्लॉयर बोल रहा है भाई मैंने अभी अभी फैक्ट्री वहां डाली, अभी अभी अपनी कंपनी स्टेब्लिश की है, मुझे भी, मेरे पास थोड़ी ना घर होगा, तू जाके वहां खुद ही ढूंढ लियो। अब आप सोचो एक ऐसे शहर में जा रहे हो जहां पहले कहीं नहीं गए, और आपको सीधा रेंट पे अपने रहने के लिए कोई मकान ढूंढना, क्या आपके लिए इजी रहेगा? वो नहीं, पता ही नहीं चलेगा यार, ढूंढोगे कोई देगा नहीं, वहां का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो ऑनर क्या करता है, बोलता है चल ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूं, तेरे लिए ना एक होटल बुक कर देता हूं, एक होटल बुक कर देता हूं, और इस होटल के अंदर तू रह लियो, और इस होटल में रहते रहते तुम्हें क्या करना है, एक आपको रूम रेंट पे ढूंढ लेना है। यानी मैं आपको बोलूं कि आप यहां से मुंबई जाओ, होटल में जाके रुक जाना, 15-20 दिन वहां रुकना होटल के अंदर, इतने आसपास आप एरिया को एक्सप्लोर कर लो, और एक्सप्लोर करने के बाद कोई मकान दिखे तो किराए पे ले लेना, तो होटल को छोड़ के फिर वहां किराए पे चले जाना, क्योंकि होटल जनरली महंगा पड़ेगा तुम्हें। तो ये चीजें तो पॉसिबल है। तो यहां पे भी तो आपको एम्प्लॉयर ने क्या करा है, रहने के लिए एक तरीके से क्या दे दिया है, होटल।
और जब होटल देते हैं तो होटल के अंदर आपका सब कुछ होता है, खाना पीना भी होता है, आपके कपड़े धोने के लिए आपके वहां पे सब, मतलब जो फैसिलिटी, आपको कुछ नहीं करना, जाना है, आपके क्लीनिंग करने वाला सब होटल का ही आता है। तो यानी ये कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई तुम्हारा कुछ भी हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट, आपके सैलरी हम मान लेंगे कि आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो 24% का बेनिफिट दिया जा रहा है। कितने परसेंट का? सीधा आपके सैलरी में 24% जोड़ देंगे। सैलरी का कितना जोड़ेंगे? 24। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या है, अगर एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए होटल दिया है तो उस होटल का कितना हिस्सा आपके सैलरी के अंदर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसका पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब समझ रहे हो ना, दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंस है। वो घर दिया था और यहाँ पे क्या दे रहे हैं? होटल दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है हमारा? बहुत सिंपल सा है, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्ज पेड बाय एम्प्लॉयर, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा आपके सैलरी में वो एड ऑन कर दिया जाएगा। सपोज 24% आपने सैलरी का निकाला, बना 1 लाख रुपए, और मालिक ने 90,000 ही रेंट पे किया है वहां का, तो आपके सैलरी में जो दोनों में से कम है वो 90,000 आपके सैलरी में ऐड ऑन हो जाएगा। समझ रहे हो कितना ऐड हो जाएगा? हमारा 90,000 हमारे सैलरी में ऐड ऑन हो जाएगा। इसके बाद क्या कहता है? इफ एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉई है वो कोई भी अमाउंट पेड करता है डिडक्ट हो जाएगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मालिक ने मेरे बोले कि 1 लाख रुपए का मुझे बेनिफिट दिया और मैंने 40 मालिक को लौटा दिए पैसे, तो मेरे लिए तो एक्चुअल बेनिफिट कितना हुआ? 60,000 ही हुआ ना, जो कि सैलरी में जुड़ेगा। तो ये क्या था हमारा? अकोमोडेशन, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कोई भी हो उसके सैलरी में ये ऐड होगा। क्या क्लियर है आपको? ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है बताइए फटाफट से। क्लियर है आपको? क्लियर है ना? अब जब तक हम इस पे क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो हमें क्लियरिटी नहीं मिलने वाला है ना, हमें वैसा क्लियरिटी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके एग्जाम में बहुत रेयर केस है कि आएगा। ठीक है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आज प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके अंदर हम कवर अप कर लेंगे। अब अगला, ये तो हो गया यहां भेजने की बात। अब कई बार गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तो आपको शहर में भेजा, और कई बार आपको एकदम पहाड़ वाले एरिया पे भेज देता है। जैसे मान लो आपका काम है, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में जॉब करते हो, जिसका काम ही है पहाड़ पे जैसे कि रास्ते बनाना, पहाड़ पे सुरंग बनाना, टनल बनाना, ये सारा काम है कंपनी का। आप उसमें जॉब करते हो तो आपको वहां भेज दिया गया। अब वहां पे ना तो खाने की सुविधा, ना किसी चीज का होता ही नहीं है, क्योंकि आप तो वहां पे सुविधा पहुंचाने गए हो, आपके बाद वहां आएंगी चीजें, तो अभी तो कुछ है ही नहीं वहां पे। तो जब आप वहां पे जा रहे हो तो कोई चीज नहीं है, तब कंपनी क्या करती है? आपको वहां पे रहने वहने का जैसे तैसे करके इंतजाम करके देती है, तभी एम्प्लॉय तैयार होता है। तो अगर ऐसे जगह है, इसे बोलते हैं हम ट्राइबल एरिया, मतलब भैया संघर्ष भरा जिंदगी होता है वहां पे, इतना आसान नहीं होता। तो अगर ऐसे जगह पे आपको घर देती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो माना जाता है सैलरी निकालते टाइम पे आपका ये सैलरी का हिस्सा ही नहीं है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, जीरो, आपके नहीं जोड़ेंगे सैलरी में। जैसे आपको रहने के लिए घर दिया तो वहां पे 10% का हिसाब किताब लगाया, होटल दिया तो कितने परसेंट का हिसाब किताब लगाया? 24 का। लेकिन अगर ऐसे एरिया में भेजा गया जहां पे ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, देखते हो आप जाते हो पहाड़ों पे जा रहे हो तो वहां पे लाइट आ रही है, तो लाइट कैसे आ रही है? किसी ने तो मेहनत की है ना। तो वो अगर ऐसे काम में आपको भेजा गया है तो वहां पे अगर आपको सुविधा रहने की दी जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट माना जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ रूल्स और कुछ एग्जेम्पशन कब तक रहेगा। अब यहां पे देखते जाएंगे और फिर हम समझते जाएंगे एक एक करके। पहला पॉइंट है रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंट प्रोवाइड यूनियन मिनिस्टर। अब यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पार्लियामेंट का किसी को भेज दिया गया किसी काम के लिए, ऑफिशियल आपका पार्लियामेंट। अभी देखा होगा कि अभी मैं सुन रहा था, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देखते हो तो एक कांग्रेस के लीडर है शशि थरूर नाम है उनका।
तो बाहर भेजना था किसी काम के लिए, तो कांग्रेस का लीडर है और इन बीजेपी की तरफ से कोई रेडी नहीं हुआ, तो बीजेपी वालों ने उनको भेजा बाहर के आप जाइए और इस काम को आप एक बार देख करके आइए और हमें उसको एक्सप्लेन करिए। तो वो कौन हो गया? बीजेपी वाला भेज रहा है कांग्रेस वाले लीडर को, तो वो कौन हो गए? अपोजिशन। वो कौन हो गए? अपोजिशन का मतलब होता है जो हमारे साथ नहीं है, हमारे विरुद्ध है। तो अगर ऐसे लोगों को किसी ऑफिशियल काम के लिए भेजा गया, अगर वहां पे रहने के लिए उसका इंतजाम हुआ शशि थरूर का, तो वो क्या हो गया? हमारा एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब उससे कोई सैलरी वैलरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। आगे, रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइड टू जज ऑफ हाई कोर्ट। अब भाई जज का भी ट्रांसफर होता रहता है और सुप्रीम कोर्ट का चाहे जज हो, दोनों का ट्रांसफर होता रहता है। मान लो पहले यूपी में था, अब भेज दिया कर्नाटका, तो भाई जज का बहुत बड़ा पोस्ट माना जाता है। तो हम उसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई तुम अपना ढूंढ लेना किराए उराए के लिए। तो गवर्नमेंट, सरकार सब कुछ इंतजाम करके देती है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको जो रहने के लिए घर दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा पोस्ट है जहां पे इनको ये सुविधा मिलनी भी चाहिए, तो ऐसे में इसके सैलरी का हिस्सा ये नहीं माना जाता है। वैसे जज को तो आपको कोई भी अलाउंसेस दे दें तो वो भी क्या होता है? हमारा एग्जेम्प्ट होता है। इसी तरीके से ये आरएफए वाला परक्विजिट्स भी क्या माना जाएगा? उनके लिए एग्जेम्प्ट माना जाएगा। एकमेंडेशन प्रोवाइड माइनिंग साइट। माइनिंग साइट का मतलब समझ में आया? जहां जैसे कोयले की खान हो गई, जहां पे ऑयल फील्ड हो गया, या फिर कोई भी ऐसा हो गया जहां टनल्स बन रहे हैं, माइन कर रहे हो, ऐसी जगह पे, जैसे ऑन श्योर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट। अब ऑयल जैसे होता है, देखोगे समुद्र के बीच में होता है कई बार। आप कई बार देखना कि ऑयल कैसे निकाला जाता है, सर्च करना आप यूट्यूब पे, तो ऑयल को आप देखोगे तो समुद्र के बीच में, क्योंकि पानी, समुद्र से तेल को निकाला जाता है, तो वहां पे आसपास कोई सुविधा नहीं है। वहां पे अगर आपको कुछ रहने की ऐसी सुविधा दी गई तो एग्जेम्प्ट है भाई, वो टैक्सेबल नहीं होगा। प्रोजेक्ट एक्सटेंशन, डैम साइट। अब डैम समझते हो? बांध वगैरह बनाने के लिए, पावर जनरेशन के लिए, रिमोट एरिया में दे दे, ऐसे जगह पे जहां भाई आप रह रहे हो बस कंपनी के लिए, बाकी रहने लायक वहां पे कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो अगर ऐसी जगह आपको घर दिया जा रहा है रहने के लिए, तो बोला गया ये सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। समझ में आया? पहला पॉइंट कौन सा बताया? अगर कोई भी चीज आपका यूनियन मिनिस्टर को दिया जा रहा है, अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ एमएलए को दिया, सॉरी एमपी को दिया जा रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को दिया जा रहा है, तब भी भैया ये परक्विजिट्स, आरएफए नाम की कोई चीज है ही नहीं उनके लिए। अगर आप इन जगहों पे काम करते हो जहां पे थोड़ा सा रहना बड़ा मुश्किल है, तो वहां पे भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। अब कई बार क्या होता है, ध्यान देना, इफ टू अकोमोडेशन आर प्रोवाइडेड ऑफ टेनेंट ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो हुआ ये, ध्यान देना, जैसे मैं कहता हूं, हुआ क्या, आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है ना, आप दिल्ली में रह रहे हो और दिल्ली में आपको एक घर दे रखा था। आपके एम्प्लॉयर ने क्या करा, आपको एक दिल्ली में रहने के लिए घर दे रखा है, तो इसको बोलेंगे भैया ये रेंट फ्री अकोमोडेशन है, आरएफए है ये, है ना। उसके बाद आपका मुंबई ट्रांसफर कर दिया और एम्प्लॉयर ने बोला भाई मुंबई में मैं तुम्हें घर दे रहा हूं, चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा वहां भी जान पहचान है, मेरा वहां भी फ्लैट है, मुंबई में भी घर दे दिया आपको। यानी आप जो है यहां से मुंबई चले गए। अब जब आप दिल्ली में काम कर रहे हो और दिल्ली के अंदर मान लेते हैं कि पिछले 20 साल से काम कर रहे हो और ये घर आपके पास ही है, तो समझ सकते हो आपने घर के अंदर कितना सामान और अपनी जरूरत की चीजें घर के अंदर रख ली होंगी, है ना। मतलब एक तरीके से आपने पूरा घर ही बना लिया, आपके बच्चे उच्चे सब पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से बना हुआ है वो। और अचानक से आपका जब ट्रांसफर होगा तो ऐसा पॉसिबल है कि आप घर का सारा सामान लेके एक बार में चले जाओगे? नहीं जाओगे। पहले बोलोगे सर मानते हैं वहां पे आप दे रहे हो, पहले हम जाएंगे वहां पे, एरिया देखेंगे, वहां पे चीजों को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम वहां से सामान लेके आएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको मुंबई में घर दे दिया गया, तो अब आप क्या, आपको बोला गया आपके पास अब 2 घर हो गए हैं, क्योंकि आपने ये वाला घर भी खाली नहीं किया,
क्या बोला आपने कि मैं मुंबई जा रहा हूं और मुंबई जाने के बाद वहां देखूंगा, सारा समझूंगा, उसके बाद मैं यहां से सामान निकाल के ले जाऊंगा। जब तक यहां से सामान नहीं निकलता, आपने अपना ताला बंद करा हुआ है, तो घर तो आपके नाम पे ही है और ये भी आपको मिल गया। अब आप दो दो घर को एंजॉय कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे सिचुएशन में क्या आपके सैलरी में दो घर का आरएफए जोड़ेंगे, क्योंकि आपको दो मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इन दोनों में से जो आपको कम लगे, इन दोनों में से मान लो आप 10% इस घर के हिसाब से निकाल लो या 10% इस घर से हिसाब से निकाल लो, या जो भी, इन दोनों में से जिसका कम आएगा वो आपके सैलरी का पार्ट माना जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी दोनों में से कम वाला हम सिर्फ 90 दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 90 दिन, 3 महीने में आपकी इतनी समझ तो हो जाती है कि आपको मुंबई रहना भी है या नहीं रहना है। आप 90 दिन के बाद भी अगर बोलते हो कि अभी हमें समझ ही नहीं आया, तो फिर तो दोनों घर की जो आरएफए है वो आपके सैलरी में जोड़ा जाएगा। अगर पॉपुलेशन हमारा 40 लाख से ऊपर जा रहा है तो 10% इस घर का भी और 10% इस घर का भी, 20% जोड़ा जाएगा। लेकिन 90 दिनों तक तो हम 10% बर्दाश्त कर लेंगे, और जैसे ही 90 डे एक्सीड करेगा तो आपको एक घर खाली करना मैंडेटरी है, वेदर आप वहीं चले जाओ या वो छोड़ दो। आप समझ में आई बात आपको? तो 90 दिनों तक क्या रहेगा, कौन से घर का आपका जोड़ना है, कोई भी एक घर का आपके आरएफए सैलरी का हिस्सा माना जाएगा। जैसे ही 90 डेज क्रॉस होगा तो आपके सैलरी में दोनों घर मान लिए जाएंगे आपके उसमें। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कहता है इफ टू अकोमोडेशन आर प्रोवाइडेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज। क्या कहना चाहता है, अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है और आपको कितने अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है, दो समझ में आया कैसे? अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया दो कैसे, समझे बात आप? एक दिल्ली में भी था, एक मुंबई में भी था। अप टू 90 डेज एनी वन ऑफ अकोमोडेशन इज टैक्सेबल। 90 दिन तक तो भाई कोई एक टैक्सेबल कर दो, हैविंग लोअर परकेजेस, जिसका कम वैल्यू आएगा, जो कि मैं बता रहा था आपको। आफ्टर 90 डेज बोथ अकोमोडेशन आर टैक्सेबल। 90 दिन के बाद क्या होगा, दोनों टैक्सेबल। क्या ये लाइन समझ में आई बात आपको? सर ये एक्चुअल हायर वाला बता दो, एक्चुअल हायर वाला कौन सा है यहाँ पे? एक्चुअल हायर तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं कहीं। पहले बताओ, 4 पॉइंट मैंने बता दिए, चारों पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए मुझे। 4 पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए मुझे, इसके बाद 5वें पॉइंट पे आएंगे। क्लियर है? पीवी लक्ष्मी का कहना है सर सेकंड पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप रहने के लिए घर देते हो जज को, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को, तो वो आरएफए एग्जेम्प्ट माना जाएगा इन दोनों व्यक्ति के लिए। बस इतनी सी बात कहता है ये, इन दो पर्सन के लिए वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा, वो सैलरी का हिस्सा है ही नहीं भाई। ठीक है ना? ठीक है लक्ष्मी? चलिए आ जाते हैं आप 5वें पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट भी पढ़ लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पॉइंट। इफ ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो जाए, होटल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, मतलब जब होटल वाले पार्ट पे, तो भैया अब ऐसा थोड़ी है अब होटल दे दिया तो अब बोलो 5 साल मैं होटल में ही रह रहा हूं, 1 साल होटल में रह रहा हूं, दिवाली होली दशहरा मना के ही होटल से निकलूंगा, ऐसा नहीं होगा। अब होटल के अंदर भी आपको टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम तक। तो बोला गया अप टू 15 डेज तक रहते हो तो हम आपके सैलरी में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। यानी जो पीछे वाला पॉइंट है, अगर ये होटल मिलता है तो 15 दिन तक आपका एग्जेम्प्ट है ये, और लेजिटली होना भी चाहिए, क्योंकि बंदा नया नया गया है, 10-12 दिन तो टाइम लगेगा उसको समझने में। 15 दिन तक तो आपका एग्जेम्प्ट होगा। आफ्टर 15 डेज एग्रीगेट इट्स टैक्सेबल। 15 दिन के बाद आपका जितना भी, जैसे मान लो 16 दिन हो गए, तो पूरे 16 दिन का टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल आपको होटल में मैंने बताया कितने परसेंट होता है, 24%, और एक्चुअल जितना भी वहां का होटल का रेंट कह लो या होटल का आप चार्जेस कह लो, इसमें से दोनों में से लोअर वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। समझे बात? आप यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया?
यहां तक क्लियर हो गया? पांचों के पांचों पॉइंट हर किसी को क्लियर है? ये वो चीजें बताई जो टैक्सेबल नहीं होता, कुछ लिमिट के बाद टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। तो आपका ना ऐसे आता है क्वेश्चन, थ्योरी भी आता है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन को एक्सप्लेन करिए। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो जो कल वाली लास्ट वाली क्लास में किया था, एम्प्लॉयर का घर, लाइसेंस फीस, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो तो लिखना ही लिखना है समझा के, साथ के साथ होटल को भी एक्सप्लेन करना होगा, और ये पॉइंट एग्जेम्प्टेड है इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, तब जाके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। कई बार हमारे माइंड में ये रहता है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन है भाई, वो 5%, 7.5%, 10% और 10% खत्म, ऐसा नहीं है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर कर लिया था, कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे। अब आपकी किताब, बहुत सारे बच्चों ने बुक खरीद लिया है, तो मैं अब सीधा सीधा आपके बुक के भी कुछ क्वेश्चंस करा दूं जिससे कि बेटर रहेगा, ठीक है ना। सीधा सीधा आपके बुक के भी क्वेश्चंस कुछ ले लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का है 14.14 पेज पे, देखिए आपकी किताब में है, नई बुक में देखिए है क्या नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। जिसने बुक खरीद लिया मिल गया होगा, नहीं खरीदा लिंक आपको दे रखा है चैट कमेंट में, आप वहां से बाय करिए या नियर बाय शॉप पे जाइए और वहां बाय कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए, कहता है, मैं इसका फॉर्मेट बना लूं पहले, आप क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन है। और भाई मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने बुक नहीं लिया, और इस बुक की कीमत पिछले साल की मैं बताऊं कितनी है, 700 रुपए। अब सस्ती हो गई है बुक, महंगी नहीं हुई है। टीएस ग्रेवाल देखो, जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम पे टीएस ग्रेवाल की बुक जो थी वो कितने की थी, वो बड़ी सस्ती हुआ करती थी, 500 रुपए में तो सारी बुक आ जाती थी, तीनों पार्ट। अब तो भाई 1200-1300 रुपए का तीनों पार्ट आता है, 400-500 ऐसे करके, तो वो महंगी हुई है। ये आप लोगों ने सस्ती हुई। अब ये लास्ट एडिशन है, उनका कहना है कि भाई बच्चों ने बुक नहीं खरीदा तो अब आप बुक ही नहीं बनाना बीकॉम के लिए। फिर बीकॉम के लिए बुक नहीं बनाना है तो फिर आपको पता है कौन सी बुक लेनी, रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। और रेफरेंस बुक कौन सी होती है, जिसमें ज्यादा सिलेबस होता है, सीए वगैरह या सीएस वगैरह के लिए, और वो बुक आपको मिलेगी 1200-1300 रुपए का। तो वो समझ लो आपके लिए दिक्कत होगा, इसलिए बुक ले लो। उम्मीद है कि जो आप क्लास देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को बनाने में बिलीव करिएगा बहुत मेहनत लगी है और इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। कहता है आर फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर रेम्युनरेशन प्रोविजन ईयर दिस। बेसिक सैलरी दे दिया 24,000 रुपए पर मंथ, तो मैं यहां बेसिक लिख लूं, ऊपर क्या लिखेंगे, आर है 24-25 के लिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर मिस्टर आर, ठीक है ना। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर मिस्टर आर फॉर असेसमेंट ईयर 2025 और 26, ऐसे लिखना है आपको ऊपर। और आपकी किताब का कौन सा क्वेश्चन है, 12 है। मैं क्योंकि दूसरे एडवांस क्वेश्चन भी कुछ कराऊंगा मैं, तो मैं दूसरे बुक को रेफरेंस लेता हूं, क्वेश्चन सेम है, एक एक वर्ड सेम है, बस 12 कर लीजिएगा उसको, ठीक है। आइए यहां पे ओल्ड के हिसाब से निकाल लेंगे और यहां पे न्यू के हिसाब से। चलिए बेसिक सैलरी, अब बताइए बेसिक सैलरी क्या होगा, 24,000 पर मंथ है, तो 24,000 इंटू में 12, तो कितने हो गए। कैलकुलेटर निकाल लीजिए और कमेंट में आपके टाइप होने चाहिए ये डिजिट, कितने हो गए, 288, ठीक है। आगे डीएनएस अलाउंसेस 40% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो आपका डीएनएस अलाउंसेस को एग्जाम में भी आप डीए लिख सकते हो, 2,000 रुपए पर मंथ है, तो 2,000 इंटू यहां तो पूरा ही आएगा, दैट इज 24,000। जब सैलरी कैलकुलेट करेंगे ना उसके लिए, आरएफए के लिए, तब हम रिटायरमेंट बेनिफिट देखेंगे। अब दे रखा है यहाँ पे लंच अलाउंस,
तो लंच अलाउंस हमारा क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। लंच अलाउंस 400 पर मंथ, तो 400 इंटू में 12, 4800, ठीक है ना, 4800। इसके बाद बिल्कुल ठीक है, सार्थक का भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है। मेडिकल अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस कितने रुपए हैं? 1000 रुपए के हिसाब से 12,000, बिल्कुल सही जवाब, 12,000। ठीक है, आइए आगे। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सीसीए, बताओ क्या होता है ये? टैक्सेबल होगा या इसमें 100-200 कम होंगे, 300 कम होंगे, कुछ याद है आपको? तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इसके ना आप चार्ट बना लीजिए एक सबका। वैसे तो 10 ईयर कल प्रिंट होने के लिए जा रहा है और नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा, संडे तक आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने चार्ट भी डाल दिया है पूरा का पूरा। 7200 रुपए, बिल्कुल सही, पूरा टैक्सेबल। 600 इंटू में 12 तो 7200 रुपए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 360 रुपए पर मंथ। अब देखो कहता है पर चाइल्ड है, पर चाइल्ड भी है, ईच है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन तो 360 रुपए इंटू 2 इंटू में 12 कितने हो गए? और लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट। अब 100 इंटू में 2 इंटू में 12 तो ये कितने हो गए? 8640, और इसमें से माइनस कितने हो गए? यहां तो 8640 ही होगा और यहां 6240 होगा। समझे बात? ठीक है, 6240। अब बच्चे पता है क्या पूछते हैं कि सर इनकम टैक्स प्रैक्टिकल है थ्योरेटिकल है? अब आप बताओ कि ये सवाल क्या आप कर पाओगे अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का प्रोविजन याद ना हो तो मैं अब इसको प्रैक्टिकल मानूं कि थ्योरेटिकल मानूं? भैया दोनों है ये, ठीक है, दोनों मिक्स है। यहां पे आपको लॉ याद होंगे तो उसको न्यूमेरिकल कर पाओगे आप। तो वैसे देखा जाए मोटी मोटी बात की तौर पे बात करें तो है प्रैक्टिकल ही, लेकिन थ्योरी भी याद होना बहुत जरूरी है। अगर एक प्रोविजन मिस किया ना तो समझो सवाल गलत। आगे देखते हैं, कहता है ही इज प्रोवाइडिंग आ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली। एक दिल्ली में घर दे दिया, इसको रहने के लिए, जाओ भाई रहो आर को। द कॉस्ट ऑफ, और घर जो दिया गया इसके साथ, द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइड 2 लाख का इसको हमने बोला लो भाई फर्नीचर भी ले लो घर के अंदर। 2 एयर कंडीशन भी दे दिया विच हैव टेकन ऑन हायर बाय कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड द अकोमोडेशन। मतलब कंपनी ने किराए पे लिया एसी और बोला लो एसी के भी मौज काटो आप। तो हायर जो था ईच एसी का 4000 था, तो इसका मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 महीने का, सॉरी ये पर एनम है, ठीक है, तो 8000 रुपए साल का एसी का बेनिफिट मिल गया आपको। ठीक है, इसके बाद कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इफ द कंपनी प्रोवाइडेड। कहता है कि अगर कंपनी प्रोवाइड हो, क्या कहता है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, अगर किसके द्वारा, कहता है प्रोवाइडेड बाय, अगर गवर्नमेंट एंड वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन एज पर गवर्नमेंट रूल 1000 रुपए है। अगर गवर्नमेंट करता है तो बताइए क्या है, गवर्नमेंट का लाइसेंस फीस बताया था तो दे दिया। अगर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकोमोडेशन, तो मैं इस पे थोड़ा सा स्टार लगाऊंगा, अभी ये वाला पॉइंट अभी नहीं करा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा सा अलग प्रोविजन होता है। आरबीआई बहुत जगह पे ना इनकम टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन देती है, तो इसको, हाँ यहाँ पे रेंट टेकन कह दिया 10,000। अब कहता है XYZ लिमिटेड एंड अकोमोडेशन हैज बीन टेकन ऑन रेंट, कितने का, 10,000 रुपए। कहता है कि भैया जो मकान था वो 10,000 रुपए किराए पे लिया था। व्हाट विल बी द वैल्यूएशन एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन वैसे तीनों का बताऊंगा, पहले मैं इसका बताऊंगा क्योंकि ज्यादा हमने ये सीखा है, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फिर वो आरबीआई करेंगे। ठीक है, तो न्यू और ओल्ड रिजिम क्योंकि मैं बना चुका हूं तो पहले मैं ये वाला बताता हूं। तो सबसे पहले
हम निकालने जा रहे हैं RFA। तो अगर मैं RFA निकालूं तो RFA में सबसे पहले मुझे जानना होगा, क्योंकि क्या कहता है, सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। तो रेंट पेड क्या होगा, रेंट तो दे रहा है भैया वो 10,000 और इनटू में 12 महीने तक 1,20,000। अब हमें देखना पड़ेगा 10% किसका, सैलरी का। तो भैया पहले तो सैलरी निकालो। अब सैलरी दोनों के लिए अलग होगा, ओल्ड के लिए अलग होगा और न्यू के लिए अलग होगा। तो सैलरी में देखा जाए तो बेसिक दैट इज 288 और यहां भी 288। अब बेसिक के बाद आपका डीए 24,000 है, लेकिन इसमें कौन सा लेते हैं हम, रिटायरमेंट बेनिफिट। तो 24,000 का कितने परसेंट लोगे आप, 40%। याद है ना, 24,000 का कितना लोगे आप, 40%। तो 24,000 का 40% निकालो, कितना आता है। मेरा कैलकुलेटर कहां चला गया भाई, अच्छा ये रहा, मिल गया। 24,000 का 40% 96। एक बच्चे का डाउट आया, सर दोबारा बता दो, अभी बता देते हैं दोबारा। 96 बिल्कुल सही। जारा का जब क्वेश्चन है कि सर एक बार और बता दो। जारा यहां तक अगर आपको समझ में आ गई है ना बात, मैं बता देता हूं, ये लो चलो। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कहता है एक आपको हम फर्नीचर देंगे आपके घर के लिए और 2 एयर कंडीशन देंगे। तो ये हो गया आपका साधारण घर नहीं हुआ, इस घर को बोलेंगे फर्निश्ड हाउस, है ना। इसके बाद आपको 3 पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन कौन सा पॉइंट के हिसाब से, अगर सरकारी एम्प्लॉय हो तो क्या होगा, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हो तो क्या होगा, अगर नॉर्मल कंपनी यानी लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप का एम्प्लॉय हो तो क्या होगा। तो मैं पहले ये थर्ड पॉइंट कर रहा हूं, फिर मैं फर्स्ट करूंगा, फिर सेकंड करूंगा, ठीक है। आइए सैलरी निकाल रहे थे, डीए के बाद फिर लंच अलाउंस भी आ जाएगा। एलए लिख देता हूं लंच अलाउंस को, लंच अलाउंस एलए कितने 4800। इसके बाद क्या आ जाएगा, मेडिकल अलाउंस, और मेडिकल आ जाएगा 12,000। थोड़ा सा साइज को रिड्यूस करते हैं। अब मेडिकल अलाउंस के बाद क्या है, सीसी ए 7200। और ये सारे वर्किंग नोट आपको छुपाने नहीं है एग्जाम के अंदर, आपको दिखाने पड़ेंगे प्रॉपर बना के। इनकम टैक्स का पेपर लेंदी होगा, ये बात ध्यान रखना, और मैनेजमेंट अकाउंट का पेपर छोटा होगा। इसके बाद सीसीए मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन, इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन कितने, इस यहां पे तो लेंगे 6240 और यहां पे लेंगे पूरे 8640। अब दोनों के हिसाब से सैलरी जोड़ लीजिए, 288 9600 4800 12,000, ये आ गया 327। ओल्ड के केस में आ गया 327,840 और न्यू के केस में आ गया प्लस 2400, 3,30,240। ये मैंने टोटल कर लिया, यहां लिख दिया डायरेक्टली टोटल, ठीक है। अब इसका कितने परसेंट लेना है, 10%। 10% तो इसका 10% आ गया 3 लाख का, ये 33,024 और इसका 10% आ गया, नहीं उल्टा हो गया, ये नीचे आएगा ना, ये आ जाएगा हमारा 32,78,4, ठीक है। तो आरएफए की अगर मैं बात करूं तो आरएफए जो आने वाला है इन दोनों में से, किस में से, एक एक्चुअल रेंट पेड और जो 10% बनेगा, इन दोनों में से जो कम होगा वही सैलरी में जोड़ा जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने दोनों में से कम, क्योंकि हो सकता है एम्प्लॉयर आपको परेशान करने के लिए महंगा घर रेंट पे लेके दे दे। अगर इन दोनों में से हायर होता तो आपकी सारी सैलरी सब कुछ आपका इसी में निकाल देता वो परेशान, तो बोला गवर्नमेंट ने लोअर देने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 32,32,784 और नाउ दूसरी तरफ आ जाएगा 33,024, समझे बात, 03424। अब आरएफए के साथ साथ इसको मतलब के एक तो इसको फर्नीचर दिया तो फर्नीचर भी ऐड करो, तो फर्नीचर 2 लाख का दिया है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई भी एसेट्स देगा तो सीधा सीधा उसका कितने परसेंट ऐड कर देना है,
कॉस्ट का 10%, याद है कितने ऐड करने हैं आपको, कॉस्ट का 10%। ये देखिए मैंने लिखवाया था ना नोट में लिखवाया था मैंने स्पेशली, अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर तो भैया सारी क्लास, देखो यहाँ लिखवाया था ना, फर्नीचर एसी कोई भी देगा तो अगर ओन्ड है तो 10% और रेंटेड है तो एक्चुअल रेंट। ठीक है, सब कुछ मैं ऐसी किताब की और पेपर में आने वाला ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो कि मैं इनकम टैक्स में छोड़ूंगा। डिपेंड करता है कि आप कितना रिटेन करते हो और कितने अच्छे से पढ़ के जाते हो। अब यहां पे देखा जाए एसी के अंदर क्या होगा बताओ, ये तो रेंटेड है तो 4,000 रुपए एक साल का है। देखो यहाँ पर एनम वर्ड है, पर मंथ है, पर एनम है, कहाँ गया, पर एनम वर्ड है, PA लिखा है। तो 4,000 रुपए एक एसी का, 2 एसी लिए इसने तो 8,000 जुड़ जाएगा। कितने जुड़ जाएंगे, 8,000 रुपए। अब आ जाइए यहाँ पे टैक्सेबल निकाल लिया जाए, टोटल करिए, टोटल फटाफट कितना आ रहा है ओल्ड वाले का, 4 लाख कितने बताए आपने, 4,03,024 आ गया। 3 लाख ये कम कैसे हुआ है, तो ज्यादा होना चाहिए, ये भी ज्यादा है इसमें और ये भी ज्यादा है। हाँ पेपर में आए तो 3 बार, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, वो एक ही पॉइंट पूछेंगे। 4,56,000 तो 405 ये आ गया। इसके बाद ये आ गया हमारा, इसको क्या बोलते हैं पता है, ग्रॉस टोटल सैलरी। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल सैलरी। बिल्कुल सही, समझ में आया आपको। मैंने दोनों ये थर्ड पॉइंट कर दिया, किसी को दिक्कत। अब देखिए, अब मैं सेकंड पॉइंट पे आऊंगा। तो सेकंड पॉइंट में कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकोमोडेशन हैज बीन टेकन ऑन रेंट RBI 10,000 पर मंथ। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 10,000 रुपए रेंट था और इसका भी 10,000 रुपए रेंट है और ये भी पर मंथ है। तो हमारा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेंट अलग पेड करता, अलग मान लो बोलता मैं तो 6 पे कर रहा हूं, तो फिर वहां पे बस यहां वाले पॉइंट में चेंज आ जाएगा, 6,000 इंटू में 12 और बाकी RFA में यही कैलकुलेशन जाएगा। तो अभी दोनों का सेम है तो मैं आंसर बोलूंगा इन दोनों का क्या रहेगा, सेम। तो ये प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी हो गया, लिमिटेड के लिए भी हो गया और RBI के लिए भी सेम आंसर हो जाएगा। समझे बात, क्योंकि दोनों का रेंट तो सेम ही दे रहा है ना एम्प्लॉयर जो है 10,000। अगर ये बोलता मैं तो भैया 4,000 दे रहा हूं तो 4,000 के हिसाब से तो कम बन जाते उसके, 36,000 ही बनते। या बोलता मैं 2,000 दे रहा हूं तो 24 ही बनते, तो ये होता 24 और ये ज्यादा होता तो मैं 24,000 वहां टैक्सेबल करता। समझ गए ना बात आप। अब RBI के हिसाब से तो भैया RBI क्या ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से। अब किसके हिसाब से बता दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से। क्या समझ में आया आपको ये पूरा। अब किसके हिसाब से बताओ सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब होगा ये सब बेकार, ये सब बेकार। वो कहते हैं भैया ये सब नहीं जानते, सरकारी एम्प्लॉय हैं, मामूली एम्प्लॉय थोड़ी है, हम तो सरकारी हैं, सरकारी। और अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो तो आपको जो RFA है वो बोला गया है सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस फीस आपके सैलरी में जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस फीस। क्या मकान, क्या सरकार रेंट दे रहा है, कहां घर दे रहा है, नहीं दे रहा, कोई लेना देना नहीं। तो जो यहां पे आपको RFA दिख रहा है ये RFA बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ RFA के लिए बोला गया है ये लाइन कि रेंट घर के लिए लाइसेंस फीस है, बाकी फर्नीचर और बाकी के लिए नॉर्मल, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसके लिए तो यही रहेगा। यहां पे गवर्नमेंट ने बोला गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो लाइसेंस फीस कितना है हमारा, 1,000 रुपए। तो RFA यहां पे माना जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 12 यानी 12,000 और यहां भी 12,000। ये मैंने किसके लिए कर दिया जी, ये कर दिया मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब बस टोटल कर दीजिए आप, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आएगा उसमें 2,400 रुपए ऐड करना है बस। 3,82,240, इसमें 2,400 और ऐड कर दो। हाँ 84,640 ये आ गया ना। तो ये हो गया हमारा पहले पॉइंट का आंसर। किसका,
पहले पॉइंट का आंसर। सर आगे पीछे क्यों कराया, बस करा दिया, आप ये समझ लो, क्योंकि मैं इतने टाइम से ये करा रहा था तो ये समझाना जरूरी था। आप अपने बुक में कई बच्चे आंसर देखेंगे तो इसमें सिर्फ बोला कि भैया हमें ज्यादा नहीं जानना, आप आरएफए की कैलकुलेशन समझाओ बस इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं पूरा बता दिया तो दोनों काम बन गया हमारा। ठीक है, किसी को दिक्कत? बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।